मॉड्यूल दीजिएगा आपका। लास्ट टाइम हम लोग ने मोशन ऑफ सम बॉडीज केप्ट ऑन वन अनदर रखे स्टडी किए थे थेरीज उसकी। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग, दैट इज प्रेजेंट इन योर मॉडल। ठीक है, इसलिए को एक क्वेश्चन दिया है, a 40 kilogram slab rests on a frictionless floor. Full stop. A 10 kilogram block rests on the top of slab as shown in figure. First off, the coefficient of static friction, the coefficient of static friction between the block and slab is 0.60, comma, whereas the kinetic friction is 0.40. The 10 kilogram block is pulled by a horizontal force 100.0 Newton I cap. The resulting acceleration of the slab will be, acceleration of the slab क्या होगा वो पूछा गया। तो पहले जो डायग्राम बना उसको ध्यान में देकर क्या डायग्राम बन सकता है, देखिए आप होल्ड करिए। तो एक स्लैब है ऑफ 40 kilograms रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। दिस इज अ स्लैब ऑफ 40 kilograms विच इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। ब्लॉक का मास कितना है 10 kg। उसको फोर्स लगाया गया है कितना 100 न्यूटन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बताया गया 0.60 एंड व्हाट अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन 0.40। ठीक है, उसने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, ये पता लगा। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहला काम हमको ये चेक करना है कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बराबर है, उससे कम है या उससे ज़्यादा है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है। इन केस अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम हुआ, इन केस आपका अप्लाइड फोर्स, गौर से सुने, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम हुआ तो उसमें क्या होगा, ये ब्लॉक उसके ऊपर से स्लाइड होता हुआ नहीं जाएगा, दोनों चिपक कर आगे जाएंगे साथ में। बात समझ रहे क्या आप, है ना। केस सेकंड याद करो आप, फ्रिक्शन था और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा था आपके अप्लाइड फोर्स से। हाँ, अगर आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ऑफकोर्स ये अलग अलग एक्सेलरेशन से दोनों के दोनों आगे जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर। तो मैं बोलूँगा सबसे पहला मैं चेक करूँगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि म्यूएस इंटू mg। तो म्यूएस कितना है 0.60, मास कितना है बेटा 10 और आपका ये कितना है 100, तो ये कितना हो रहा
G10 सॉरी, हाँ ये कितना हो रहा है 60 न्यूटन। तो भैया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा है 60 न्यूटन है। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। अब ये बताइए क्या चला कि भैया अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब ये दोनों साथ में चिपक के आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब फर्दर मुझे एक्सेलरेशन किसका चाहिए, क्वेश्चन में किसका एक्सेलरेशन पूछा गया है? दोनों का निकालने को बोला है क्या उसने, है ना। चलो दोनों का एक्सेलरेशन निकालने को बोला, चलिए दोनों का निकालते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक का निकालेंगे। ये ब्लॉक है 10 किलोग्राम, इसको राइट साइड में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा और लेफ्ट साइड में 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। लिमिट नहीं, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा, वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, है ना। जब ये आपको मालूम है आपने जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा का लगाए हुए हैं, तो ऊपर का ब्लॉक ऐसा घसते हुए नहीं आएगा आगे, स्लैब के ऊपर से ऐसा गदर घसते हुए आएगा ना। तो अब अगर ब्लॉक ऐसा घसते हुए आएगा आगे, तो भैया अब मैं बोलूँगा ठीक है, अब ब्लॉक को आगे तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा, मगर पीछे क्या लग रहा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उस ब्लॉक कैसा है मोशन में, ब्लॉक कैसा है मोशन में, तो इसीलिए इसको पीछे की तरफ क्या लग रहा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये समझ में आ गया आपको। अब अपने को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो वही हमारा घिसा पिटा फॉर्मूला, क्या? टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस 100 माइनस एफ के सॉरी, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 माइनस एफ के। अच्छा, अरे एफ के कितना होगा वो तो देखो बोले भाई। ठीक है, अभी देख लेते हैं अपन। एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी। म्यू के कितना है 0.4, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 40 न्यूटन। तो वो हो जाएगा 10 इंटू ए 100 माइनस 40, है ना। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू 60। तो ए इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है भाई, ये पता चल गया पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा, वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा सवाल उठा कि भैया स्लैब का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कैसे निकालेंगे स्लैब का एक्सेलरेशन? फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ स्लैब का। स्लैब का मास कितना है 40 किलो, उसको आगे की तरफ क्या लग रहा? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पीछे की तरफ कोई फोर्स है क्या? नहीं है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, तो पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, बोले तो एफ के कितना आ रहा? ये एफ के है सॉरी। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या बोला गया न्यूटन बाबा ने? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब। तो फिर मैं बोलूँगा 40 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब इज इक्वल्स टू एफ के, है ना। 40 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब, एफ के कितना है आपका 40 न्यूटन, 40 न्यूटन ना, हाँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? देखो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब। करना क्या है, वही घिसे पिटे फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? फोर्स क्या क्या लग रहा, आप क्या कर रहे हैं? फोर्स क्या क्या लग रहा है। आप अगर कंसेप्ट देखो, हर चीज़ पीछे की उससे जुड़ी हुई है। पीछे का प्रॉब्लम, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आगे का भी स्ट्रांग होते जाता। और दूसरी चीज़ एक है, आप रिपीटेटिव बार बार उस चीज़ को समझो, देखकर बार बार उसको समझो। मन में कोई डाउट आ रहा है तो भाई कोई ऐसा आ रहा है कि सर ऐसी सिचुएशन में ऐसा होगा क्या, वैसे सिचुएशन में ऐसा होगा, वो डिस्कस करो, पूछ लो मेरे से, देख लो भाई अच्छे से। अब अपने को 40 किलोग्राम का ब्लॉक का क्या निकालना था? एक्सेलरेशन निकालना। अपन क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे वो सारे फोर्सेस की जो उस पर लग रहे हैं। हाँ, एक और भी है उसमें भाई, उसका वेट आएगा 40 जी, नॉर्मल रिएक्शन वो भी आएगा, बट ये पार्टिसिपेट कर रही है मोशन में। मोशन किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा। तो मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना है? एफ के। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? एफ के है ना। एक ही फोर्स है ना, यहाँ पर दो फोर्स थे, 100 इधर था, एफ के उधर था। तो अब ऐसा है कि टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? एफ के। और मैं बोलूँगा भैया वो तो कितना होता? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई एफ के इज इक्वल्स टू, फिर आपने दोनों को इक्वेट कर डालें और फिर इसके बाद से एफ के की वैल्यू डाले जो कि अपन ने पहले निकाले थे 40 न्यूटन, है ना। और फिर तो आंसर आ गया ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखो
बताइए। फिर ये वाला सॉल्व करके दिखाओ मुझको। सेवन जीरो while the coefficient of kinetic friction is 0.50. The 10 kilogram block is acted upon by horizontal force of 100 Newton. Full stop. If small g equals to 9.8 meter per second square, the resulting acceleration of slab will be 10-50 और 100 न्यूटन। लीजिए बेटा। एग्जैक्ट सेम टाइप का प्रॉब्लम है। 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, 50 किलोग्राम का स्लैब है और 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। आप पता लगाओ, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो स्लैब का एक्सेलरेशन का पता लगाओ। पहला काम क्या करते हैं अपन, ये चेक करते हैं कि अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन। चेक करो चलो। कितना आ रहा है अप्लाइड फोर्स? 100 न्यूटन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा? जी की वैल्यू उसने बोला 9.8 लो, मगर अपन आखिर में लेंगे 9.8। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए जी की वैल्यू 10 ही डालो अभी का। 70 आ रहा, मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, मतलब ए ऊपर और नीचे का डब्बे दोनों अलग अलग एक्सटेंशन से आगे बढ़ेंगे। अपने को किसका निकालना है? सिर्फ 50 किलो वाले का निकालने का है ना? तो भाई सिंपल है भाई, वेरी सिंपल। 50 किलोग्राम का जो आपका स्लैब है उस पर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ आगे की तरफ, उसको फ्रिक्शन लेके जाएंगे ना आगे। बताओ आंसर क्या रहेगा? 1। जी की वैल्यू 9.8 डालो, जी की वैल्यू 9.8 डालो। फिर भी 1 ही 4 आ गया।
जी की पॉइंट वैल्यू 9.8 डालो, क्या आ रहा? यूके कितना है? 0.5। अरे यार मैंने भी जी की वैल्यू 10 डाल दिया। चल ठीक है, डालो 10 डाल दो। ऑप्शन में बताता हूँ मैं क्या आंसर था एक्चुअली। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ऑप्शन में आंसर जो था वो था 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपन 9.8 डालेंगे ना जी की जगह। जी की जगह क्या डालेंगे तुम? 9.8। तो ये आ जाएगा क्या फिर? 9.8 डिवाइडेड बाय 10। 9.8 डिवाइडेड बाय 10 और फाइनल आंसर 0.98 आएगा। आया समझ में? बताइए बेटा। block A of mass 2 kilogram is placed over block B of mass 8 kilogram. Full stop. The combination is placed over a rough horizontal surface. Full stop. Coefficient of friction between capital B and the floor is 0.5. Full stop. Coefficient of friction between A and B is 0.4. Full stop. A horizontal force of 10 Newton is applied on block capital B. Full stop. The force of friction between A and B is, सिचुएशन ये दी गई है, न्यूटन। अमजद इंक डाल दो। दूसरे ब्लू वाली पेन कहाँ है? ये इसमें भी डाल दो। अब जाके लेके आ जाओ। हाँ नीचे का ये भी रफ है। सबसे पहला काम क्या करते तुम? पहला काम क्या करना है ऐसे प्रॉब्लम में? सबसे पहले क्या चेक करना है कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है या उससे कम है। समझ में आ रहा ना? सबसे पहला काम
अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन। अब यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो कितना आएगा, तो यहां का म्यू एस मल्टीप्लाई बाय यहां का नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, इधर ले लेता हूं मैं। तो भैया यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे हम सरफेस के बीच में का म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। भाई बताओ यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बी एंड द फ्लोर इज 0.5 न्यूटन। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन कितना है? ए ब्लॉक का मास कितना है 2 किलोग्राम और बी का कितना है 8। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 2 + 8 इंटू जी। दोनों का मास लेना पड़ेगा ना भैया यहाँ के लिए। 0.5 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो रहा 50 न्यूटन। ओके, अब इससे क्या समझ में आया अपने को? हाँ बोलो, सही बोल रहे तुम। मोशन ही नहीं होगा। अरे भाई इसको सरकाने के लिए 50 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स चाहिए। आप कितना लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो इसका मोशन होगा क्या? अगर मोशन नहीं होगा तो ए ब्लॉक को सूडो फोर्स फील होगा क्या? तो फ्रिक्शन भी कहाँ से पैदा होगा? यहाँ का फ्रिक्शन पूछा है ना उसने, है कि नहीं? हाँ, यहाँ फ्रिक्शन 0 है, यहाँ कितना है? तो यहाँ फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन कितना है? सही है फरहान, मगर क्यों ऐसा बोला? आंसर सही तूने, उसके पीछे का रीजन बता मुझे बस। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 50 न्यूटन है। मैं बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी यहां तो 0 हो गया। आपने जो आंसर पूछा हुआ है कि यहां का फ्रिक्शन क्या होगा, ये मेन आंसर तुमको यहां पर पूछा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी वो आपका 0 है, ये मेन आंसर है। मगर मैंने अपनी तरफ से एक और सवाल जोड़ दिया। अब बताओ यहां का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 40 न्यूटन। और उमामा, मुनज़्ज़ा, अरबिया, तुम तीनों बोलो इसका आंसर क्या आएगा? अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं दिए तो तुम कल से तुम्हारा डाउट सेशन खत्म। 2 मिनट का टाइम दिया तुमको पानी पिए तक मेरे। 10 न्यूटन तो इसने बोला, सही है। इसका रीज़न बताओ। एक मिनट रुको, पहले इन तीनों को पकड़ता मैं। हाँ सलमान, साद, हाँ दैट्स इट। जब आपका ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं होता, जब आपके ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं होता तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो डेवलप होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है ना? तो अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन। मोशन हुआ क्या इसका? नहीं। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा। याद है फ्रिक्शन के 3 टाइप पढ़ रहे थे अपन ने, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ या ना? अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता कि भैया वो आप ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहे मगर वो अपनी जगह से सरक रहा नहीं, तो मैं बोलूँगा भैया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। आप ये ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहे, सरक रहा गया अपने जगह से नहीं, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर 10 न्यूटन। अबे नेक्स्ट बताइए। बातें नहीं।
एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन blocks A and B and between the ground. ये ब्लॉक नीचे वाला जिसको स्लैब भी बोलते हैं B, इसका मास है 15 किलो। ये ऊपर वाला ब्लॉक जिसको कहेंगे A, इसका मास है 5 किलो। ये सरफेस, इस पे फोर्स लगा 80 न्यूटन्स का। यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन है आई थिंक दिया हुआ, जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पकड़, हाँ स्टैटिक ही होगा 0.6, और यहाँ का है आपका 0.1। बताओ भाई क्या रहेगा आंसर इसका? सबसे पहला काम क्या चेक करना है आपका? क्या चेक करेंगे कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। निकालो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ का, बी एंड सरफेस का। मान लो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो FL रहेगा, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन FL डैश होगा। निकालो FL डैश की वैल्यू निकालो। क्या रहेगा फिर? हाँ, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस कितना है? 0.6। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? पूरे वेट के बराबर। वेट कितना आएगा? 5 + 15 मल्टीप्लाई बाय G। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ रहा फिर? ये आ रहा 10 6 120 न्यूटन। मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? वो अपनी जगह से सरकेगा नहीं। इसका मतलब ये भैया आपका यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा बिटवीन B एंड द सरफेस, वो कितना रहेगा? 80 न्यूटन। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड द B विल बी हाउ मच? 0। आया समझ में? इधर का हो गया ना क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया ये? यस सर बोला कर। हाउ? मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे इंसान की पहचान है कि वो कहाँ से बिलोंग करता। Motion of an insect on a rough bowl. Motion of an insect on a rough bowl. ये क्या है बेटा? एक रफ बाउल है। बाउल मतलब कटोरा। पढ़ाई करो बेटा, नहीं तो इसको लेके घूमने की नौबत आ जाएगी, खुदा ना खास्ता, है ना। और इस कटोरे का रेडियस जो है वो है स्मॉल r। ओके, अब एक कीड़ा है जो इस पे रेंगते 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 इधर तक जा रहा है। देखो जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो भी फिलहाल वो यहाँ तक पहुँचा है, ये एंगल क्या बन गया? थीटा। जैसे जैसे वो आगे जाएगा उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या क्या है? देखो, वेट mg है इधर डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन है इधर, और फिर इसके कंपोनेंट्स, ये थीटा हुआ तो mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, है ना। अब mg साइन थीटा आपको बार बार इधर खींचना,
है ना, mg sin थीटा बार बार इधर आपको खींच रहा, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपको इधर लग रहा है टेंजेंशियली इधर, वो आपको गिरने से बचा रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आपको बचा रहा है। अब जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, क्या होगा, mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, और mg cos थीटा की वैल्यू वो कम होते जाएगी। बोले क्यों? जब थीटा 0 से आगे जाता ना cos थीटा की वैल्यू कम होती। cos 0 क्या होता, 1, cos 30 कितना होता, √3/2, cos 60 क्या होता, 1/2। तुम जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ जा रहे ना, 0 एंगल बढ़ रहा, तो क्या हो रहा, cos थीटा की वैल्यू कम हो रही। अब cos थीटा कम हो रहा तो mg cos थीटा कम होगा, mg cos थीटा कम हो तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हो रहा क्या बेटा, ये कीड़ा धीरे 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 ऊपर ऊपर जा रहा, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा, mg sin थीटा बढ़ रहा, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होते जा रहा। एक स्टेज पहुंचेगा, एक स्टेज पे वो पहुंचेगा जब आपका mg sin थीटा और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एकदम बराबर हो गए, है ना, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन में आ गया हो। अब इसके आगे अगर आप ऊपर और गया कीड़ा, थोड़ा सा भी ऊपर और हो गया अगर, तो क्या होगा, वो धड़ करके नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि उसका mg sin थीटा अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ रहा क्या? अरे भैया देखो, कीड़ा जा रहा रेंगते हुए, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, क्या बढ़ते जा रहा, mg sin थीटा, क्या कम हो रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब तक कि mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के ज्यादा नहीं होगा तब तक वो गिरेगा नहीं, है ना। बढ़ते गया एक ऐसा स्टेज आया कि mg sin थीटा किसके बराबर हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। mg sin थीटा किसके बराबर हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अब उसके आगे एक कदम भी कीड़ा और आगे गया तो थीटा बढ़ जाएगा, mg sin थीटा बढ़ जाएगा, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, कीड़ा नीचे गिर जाएगा। तो हम कहेंगे अच्छा, तो ये क्या है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, ये इसका क्या है, मैक्सिमम हाइट है जो कीड़ा ऊपर जा सकता है, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मान के चल लो, वाइप पकड़ के चलो, ठीक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अपने को जो कैलकुलेट करना है, इसमें यही चीज़ कैलकुलेट करना है कि वो जो कीड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊपर तक के जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा, अच्छा ठीक है, देखो इस स्टेज के ऊपर तक नहीं जा पाया वो, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा के बराबर हो गया था, है ना, ठीक है, चलो मान लिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यार वो तो होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मगर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, अरे देखो नॉर्मल रिएक्शन के एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है, mg cos थीटा, दिख रहा ना, तो बोले ये तो उसके बराबर है। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि mg sin थीटा की जो वैल्यू है असल में म्यू एस mg cos थीटा के बराबर है। चलो मान लिया, अब m और m हुआ कैंसिल, तो सॉरी g, m और mg क्या हो गया, कैंसिल, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस cos थीटा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, म्यू एस। तो ये मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे जो कैलकुलेट करना है यहाँ पर, वो कैलकुलेट करना है h की वैल्यू, h की वैल्यू कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, y को आप लिख सकते हैं r माइनस एच, tan थीटा तो ऑपोजिट साइड तो नहीं निकल सकता, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r अपॉन वाई, cos थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन वाई, वाई की वैल्यू क्या है, r माइनस एच है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको नहीं देंगे। देखो इधर मेरे को मेन टारगेट है मेरा h, मेन टारगेट क्या है मेरा, h निकाला। कैसे निकालूंगा, ये देखो ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, है ना, ये ट्राइंगल नजर आया, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, एडजेसेंट साइड अपॉन यहाँ पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है,
एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है ना, उल्टा कर दिया हमने। तो ये एडजेसेंट साइड कितना है आपका y, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा r। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। r कैसे? अरे भाई ये कटोरा है ना, इसका रेडियस तुमने क्या बोले r है, तो ये भी तो रेडियस ही हुआ ना, तो इसीलिए r। ओके चलो ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि y कितना है? देखो अपन बोल रहे हैं कि ये रेडियस है, देखो बेटा था ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस आएगा, तो ये भी रेडियस है ना। तो y को मैं क्या बोल सकता कि r में से क्या माइनस करो, h। तो मैं यहाँ लिख सकता y को r माइनस एच अपॉन r, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल्स टू r माइनस एच अपॉन r। अब cos थीटा इज इक्वल्स टू r माइनस एच अपॉन r, है ना। तो अब ऐसा है कि भैया cos थीटा की वैल्यू आएगी क्या? मैं बोलूँगा इसको देख गौर से, ये क्या है tan थीटा, ये कितना आ रहा, म्यू आ रहा, तो इसको तू म्यू अपॉन 1 बोल सकता ना। तो याद है अपन ने कल किए थे, म्यू अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। करो, therefore 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एच अपॉन r। स्क्वायर करो उसका, स्क्वायर मत करो इसको, ऐसे दो। तो r इंटू आर माइनस r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस एच इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको उधर लेके जाओ, h अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस r। तो h इज इक्वल टू r को कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब एक काम करूँगा, मैं दोनों को बांट देता हूँ ये, तो h इज इक्वल टू r 1 माइनस अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू। एक बार रुको, मुझे चेक करने दो, शायद ये इस तरह से नहीं आता, ये चेक करने दो। अरे ये चाहिए, ये इक्वेशन है। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द इंसेक्ट, कि भैया जब कीड़ा इस तरह से रेंगते हुए जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊपर तक जा सकता है। अब बताऊँ तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो ये ज़्यादातर जेई ओरिएंटेड है ना। इन केस अगर नीट में आया एग्जैक्ट यही फॉर्मूला पूछा जाएगा, इन केस अगर नीट में आया एग्जैक्ट यही फॉर्मूला पूछा जाएगा। याद रख सकते हैं ये फॉर्मूले को एग्जैक्ट, तो भी अच्छी बात है, नहीं तो पूरा उसका फॉर्मेट याद रखो कैसे आया। देख लो एक बार अच्छे से, आपका कीड़ा रेंगते हुए गया ऊपर 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 ऊपर, एक लेवल के बाद धड़ करके नीचे गिर गया। बोले वो जहाँ गया था आखिरी तक के, वो ये लेवल था, वो ये लेवल पे आपका जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और mg sin थीटा बराबर हो गया था। इसके अगर एक कदम भी आगे कीड़ा गया तो mg sin थीटा बढ़ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से और वो नीचे गिर जाएगा। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर था। फिर बोले अरे भाई हम तो mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा बोल दो, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ तो mg cos थीटा के बराबर है, तो लिख डालो। तो एक काम करो, mg sin थीटा को आप इससे इक्वेट कर डालो, क्योंकि ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है ना। हाँ इक्वेट कर दी, mg गया, sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस अपॉन 1। तो मैं बोलूँगा अगर tan थीटा ये है तो cos थीटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ऐसा देखो, ये ट्राइंगल दिखा आपने को, यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड y, हाइपोटेनियस कितना है बेटा r। एडजेसेंट साइड क्या है y, हाइपोटेनियस कितना है r। अब ऐसा है कि ठीक है, अब ये r y अपॉन r, y कितना है तो बोले r में से h को माइनस कर दीजिए, तो r माइनस एच अपॉन r ये रहेगा। cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, डाल दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो r, इससे मल्टीप्लाई करो, h को इधर ला लो, इसमें से r कॉमन निकालो, फिर कितना बचा। अब दोनों के नीचे आ रहा ना कॉमन में, तो डिस्ट्रीब्यूट कर डालो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना। ये अपना फाइनल, ठीक है, लिख लो। ओ भाई